दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 6 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि झारखंड तक हम लोगों ने राज किया है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का उज्जवल भविष्य है और निकट भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिट जाएंगे लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर महंगाई बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। रेल को निजीकरण में महंगाई चरम पर है, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इतनी गरीबी, महंगाई और पेट्रोल डीजल का रेट अगर ऐसा ही बढ़ता चला गया तो फिर लोगों के जीना दुभर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सारा बोझ गरीबों के ऊपर पड़ता है। हम लोगों को कहा गया था कि 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, हम बेहतर भारत बनाएंगे, लेकिन आज बेरोजगारी में कैसी मार पड़ी है। जीएसटी से, नोटबंदी से बहुत बड़ा आर्थिक संकट हुआ है, देश हजारों साल पीछे चला गया है। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, उससे लोग और व्याकुल हैं। स्वाभाविक है लोग डर रहे हैं। जितनी मौतें हुई है देश में कोरोना की वजह से, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बिहार में जितने भी लोग चिकित्सा के अभाव में मरे हैं, इस सबसे अव्वल दर्जे में पटना को गिना जाने लगा है। गांव में जो मरे हैं सो मरे हैं, लेकिन शहर की बात है कितने बड़े पैमाने पर लोग बीमारी से ग्रस्त रहे और कोई चीजों का प्रबंध नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम राष्ट्रीय जनता दल को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिट जाएंगे लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। दोस्तों बिहार के पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 10 जिलों के लोगों के लिए चेतावनी जारी किया है। यह साथ ही साथ 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। खबर के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन यूपी से बिहार होते हुए बंगाल से असम तक जा रही है, जबकि एक दूसरी ट्रफ लाइन उत्तर पूर्व बिहार से उड़ीसा तक दिख रही है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई है। इन इलाकों में रहने वाले लोग बारिश के दौरान घर में रहें। वहीं बिहार के पटना, नालंदा, रोहतास, नवादा, गया, जहानाबाद और आसपास के जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिहार के इन जिलों में भी गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों अगर आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से यानी कि मोदी सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को 1,30,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आज ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ग्राहकों को कई तरह की वित्तीय सहायता मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप भी कैसे 1,30,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को 1,30,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। इसमें दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। अकाउंट होल्डर को 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर 30,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का फायदा मिलता है। दोस्तों बिहार के पटना, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर सहित कई शहरों में चिकन और मटन के दाम में वृद्धि हुई है। यही हाल सीमांचल में, मिथिलांचल में भी है। चिकन और मटन खाने के शौकीन लोगों को पहले से ज्यादा जेब को ढीली करनी पड़ेगी और उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर में चिकन की कीमत में 30 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो गई है। मटन 700 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यही हाल बिहार की राजधानी पटना का भी है। दरभंगा और नालंदा में मटन 650 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और अंडा 170 रुपए प्रति कैरेट बिक रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अंडा आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से आता है, लेकिन कोरोना की वजह से वहां मजदूरों की समस्या हो गई है, जिसके कारण अंडा की कीमतों में कमी नहीं आ रही है। वही हाल मटन और चिकन का भी है। मटन का बिजनेस करने वाले दुकानदारों का कहना है कि आषाढ़ माह में चिकन की अच्छी बिक्री होती है, क्योंकि उसके बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन माह में लोग मटन और चिकन खाना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से भी इस माह में मटन और चिकन के दाम बढ़े हैं।
दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल का कल 25वां स्थापना दिवस था, जिसे पार्टी जोरदार तरीके से मनाया। जी लंबे अरसे बाद कल पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूरे दिन चले स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। जी लालू प्रसाद यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के रजत जयंती समारोह का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको मालूम हो कि रामविलास पासवान जी की आज जयंती है। हम लोगों ने लंबे समय तक साथ काम किया है। आज वे हम लोगों के बीच नहीं हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एलजेपी संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वंचितों, अपेक्षितों और उत्पीड़ितों के हकों के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को उनकी जयंती पर शत नमन। इससे पहले पार्टी की स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर रविवार को आयोजित विशेष विचार गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी इतनी सफल और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दोस्तों, पटना के रहने वाले एक युवक ने 500 लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया है। जी हां, 5 राज्यों के 500 से ज्यादा लोगों को ठगने के आरोप में पटना के रहने वाले अंश श्रीवास्तव को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, उसके साथ कोलकाता के रहने वाले मुकेश पटेल और हैरिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने गुजरात, मुंबई, यूपी, हरियाणा और हिमाचल में 500 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इन दोनों साथियों ने फ्रॉड डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए 2000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का फर्जी भुगतान कई लोगों के साथ किया है। इनमें दुकानदार से लेकर अन्य लोग शामिल है। ये दोनों साथी दुकानों से छोटे प्रोडक्ट की खरीद करते थे और फिर नकली पेमेंट दिखाकर वहां से निकल जाते थे। होटल में ठहरने के बाद भी इन्होंने इसी तरीके का फेक पेमेंट किया। पुलिस के मुताबिक सदर पुलिस और साइबर सेल के लोगों ने इन दोनों आरोपियों की पहचान की और इसके बाद उन्हें धर दबोचा। खास बात यह है कि ये दोनों साथी जिन लोगों को शिकार बनाते थे उनसे इतनी छोटी रकम ठगी करते थे कि ज्यादातर मामले में इनके खिलाफ कंप्लेन ही दर्ज नहीं होती थी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर दरभंगा पूर्णिया रोड पर अंडरपास बनाया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने अनुमति दे दी है। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के मुताबिक मुजफ्फरपुर से दरभंगा से पूर्णिया रोड पर बकरी गरहा चौक, संगम घाट तथा मंझोली चौक पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। साथ ही साथ किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि बहुत जल्द इन योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं एनएचआई के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्से ने बताया है कि पटना में बाईपास पर करवली चौक में अंडरपास तथा मसौड़ी में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर भी सरकार से स्वीकृति मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा योजना के तहत इन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी कम हो गया है। कोरोना संक्रमण की चेन टूटने के बाद बिहार में सरकार ने 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल प्रदेश में अनलॉक 4 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सोमवार को कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर हुई अहम बैठक में बिहार सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद बिहार में अनलॉक 4 के नियम कानून को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना स्थिति समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। अभी भी सावधानी की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक 4 के नए नियम कानून अगले 1 महीने के 7 जुलाई से लागू होंगे। आपको बता दें कि अनलॉक के दौरान भी कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आई है, पर अब भी राज्य में 100 से अधिक नए मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं। सरकार के नए नियम के मुताबिक स्विमिंग पूल और जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है। दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया है। दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, जबकि ऑफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। टीका लिए बाहरी व्यक्ति को ही ऑफिस में एंट्री दी जाएगी। रात नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश में अभी से ही चुनावी सरगर्मी दिखाई देनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती का गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा है कि ओबीसी को खुलेआम चुनौती देता हूं। ओबीसी साहब, चुनौती स्वीकार है।
छू के दिखाओ महाराज जी को, हैदराबाद उड़ के जाओगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक कार्यक्रम में सोमवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले हैं, वे 2.5 घंटे तक आरती करने वाले सन्यासी हैं, उनके तेज से नष्ट हो जाओगे। आपको बता दूं कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को चैलेंज करते हुए कहा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी एक वीडियो में ओवैसी ने कहा कि यदि हमारे इरादे मजबूत हुए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक चैनल पर कहा कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो चैलेंज किया है उसे बीजेपी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है। योगी ने कहा कि यूपी के वोटर जाति और धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेगी। ओवैसी को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो फिर अब आपको इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि MORTH ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद आपको RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दूं कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य था, लेकिन 1 जुलाई से बदले गए नियमों के बाद अब ऐसा नहीं करना होगा। तो आइए जानते हैं कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या करना होगा। तो MORTH के नियम के अनुसार अगर आपने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। वही सरकार ने हाल ही में राज्यवार ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जहां आप आसानी से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाना सीख सकते हैं। नए नियम के अनुसार आपको ड्राइविंग सेंटर पर हल्के मोटर व्हीकल्स कोर्स के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी। इसके साथ ही 28 दिनों में आपको ड्राइविंग सीखनी भी होगी। अगर ड्राइविंग सेंटर आपको पास कर देते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई और टेस्ट नहीं देना होगा। इसके अलावा हैवी मोटर व्हीकल यानी कि भारी वाहन की ड्राइविंग सीखने की अवधि 6 सप्ताह में 38 घंटे की है। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल है। इसके अलावा ड्राइवरों को अन्य सड़क संबंधित जरूरी नियमों के साथ ही नैतिक और विनम्र व्यवहार के बारे में कुछ बुनियादी पहलू भी सिखाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल जारी है। यह बिहार की राजनीति में 16 सालों तक अपना दबदबा कायम रखने वाले नीतीश कुमार अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यह जदयू में ही उनके खिलाफ बगावत के सुर उभरने लगे हैं। समता पार्टी के गठन के बाद नीतीश कुमार ने शायद ही कभी समझौतावादी रुख अपनाया। यह नीतीश के साथ खड़े हर शख्स को नीतीश की शर्तों पर चलना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड के गठन के बाद जॉर्ज फडणवीस और शरद पवार जैसे नेताओं को भी नीतीश कुमार की तमाम शर्तें माननी पड़ी, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ही हालात बदल गए हैं। आलम यह है कि अब नीतीश कुमार को उसी जनता दल यूनाइटेड के भीतर आंखें दिखाई जाने लगी है। नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन सहनी ने अपने मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग न होने पर बिहार में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाते हुए जिस तरीके से मीडिया में अपने इस्तीफे की पेशकश की है, दरअसल वह नीतीश कुमार के खिलाफ खुली बगावत मानी जा रही है। जी हां, मदन सहनी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के काफी नजदीकी बताए जाते हैं। चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से RCP सिंह का पत्ता कट सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के बिहार लौटने के बाद बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए किया गया। 4 दिन पहले जदयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने भी जदयू छोड़ने का ऐलान कर दिया था। मंजीत सिंह को भी मनाने के लिए नीतीश कुमार को कई लोग लगाने पड़े, तभी वो माने। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत के DNA वाले बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस बयान के बाद जहां कुछ नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं तो वही कुछ लोग उनके विरोध में भी उतर गए हैं। मोहन भागवत के बयान को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने स्वागत किया है, तो वही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद खुशी जाहिर करते हुए उनके बयान का स्वागत किया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। वही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके RSS प्रमुख पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि RSS के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं कर पाता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। ओवैसी ने कहा है कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोड्से की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है।
दोस्तों, महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से कई गांवों में कटाव जारी है। जब 15 दिनों से लगातार महानंदा नदी अपना कहर बरपा रही है, इसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। जी हां, बायसी के बंगामा पंचायत में स्थित मरुआ महादलित टोले के कई मकान महानंदा नदी में समा चुके हैं और जो मकान बचे हुए हैं उन्हें लोग खुद तोड़ने को मजबूर हैं। वहीं विस्थापित हुए लोगों की सुध लेने वाला तक कोई नहीं है। जिन लोगों का घर कटाव के कारण नदी में समा गए हैं वे बायसी के मरुआ मध्य विद्यालय में शरण लिए हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लेकर लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी आए जरूर, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें अब तक कुछ भी नसीब नहीं हुआ। यह पीड़ितों ने बताया है कि सरकार की ओर से कटाव निरोधी कार्य चलाए जाने की बात कही गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। कई घर कटाव के कारण नदी में समा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वे आज न कल महानंदा नदी के आगोश में समा जाएंगे। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। यह दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों में केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यह केंद्रीय कैबिनेट में 22 नए चेहरे शामिल किए जाने की चर्चा है। हालांकि इसमें ज्यादातर चेहरे उत्तर प्रदेश से होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब वहां फोकस करने में जुट गई है। बिहार के लिए अहम खबर यह है कि यहां से जेडीयू कोटा से आरसीपी सिंह नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि बीजेपी के सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने वाले जिन चेहरों की चर्चा इस वक्त सबसे ऊपर है उनमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी शामिल है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस के नाम की भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की तुलना में ज्यादातर हिंदुओं का मानना है कि 1947 का बंटवारा हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए अच्छा था। इस हफ्ते जारी एक अमेरिकी सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे वाशिंगटन ने अपने सर्वे में पाया है कि अधिकतर हिंदू यानी कि अधिकांश हिंदू वास्तव में भारतीय होने के लिए हिंदी बोलने में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस सर्वे पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह सर्वे भारत में लगभग 30,000 लोगों के फेस टू फेस इंटरव्यू पर आधारित है। इस सर्वे को प्यू ने 2019 के आखिरी और 2020 की शुरुआत के बीच 17 भाषाओं में किया गया था। इस स्टडी में कहा गया है कि विभाजन के 7 दशक से भी अधिक समय के बाद 48% भारतीय मुसलमानों का मानना है कि 1947 का बंटवारा हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए एक बुरी बात थी। 10 में से केवल 3 मुसलमान विभाजन को सही मानते हैं। हालांकि हिंदू इस बारे में विपरीत राय रखते हैं। 43% हिंदुओं का मानना है कि विभाजन दोनों समुदाय के रिश्ते के लिए फायदेमंद था। वही 37% हिंदुओं का मानना है कि बंटवारे से दोनों समुदाय को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की तुलना में 2/3 सिखों का मानना है कि विभाजन हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए खराब था। यह सर्वे में पाया है कि हिंदुओं में राष्ट्रीय पहचान के विचार राजनीति के साथ साथ चलते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो हिंदू ज्यादा है जो धार्मिक पहचान और हिंदी भाषा को वास्तव में भारतीय होने से जोड़ते हैं। भारत में 2019 चुनाव में 60% हिंदू मतदाता ने भाजपा के लिए अपना वोट डाला, जबकि 33% लोग राष्ट्रीय पहचान के दोनों पहलू यानी कि हिंदू धर्म और हिंदी के बारे में कम दृढ़ता महसूस करते हैं। जी हाँ, लगभग 3/4 हिंदू यानी कि 72% का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गोमांस खाता है तो वह हिंदू नहीं हो सकता। यह वही 49% लोगों का मानना है कि भगवान पर विश्वास नहीं करने वाले हिंदू ही नहीं हो सकते, जबकि 48% का कहना है कि मंदिर न जाने वाला शख्स हिंदू नहीं हो सकता। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार कान खोलकर सुन ले। 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली गए थे। वे अफगानिस्तान के नहीं थे, सारे हिंदुस्तान के थे। अगर जरूरत पड़ी तो फिर किसान दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहे महिलाओं के पिंक धरने को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने सरकार को घुटनों पर टिका रखा है। सरकार को ना तो 4 लाख ट्रैक्टर भूलने देंगे और न ही 26 जनवरी की तारीख। अब 25 लाख ट्रैक्टर आएंगे। जरूरत पड़ी तो अपने शहरों को ही दिल्ली बनाएंगे। जब किसान अपनी राजधानी घेर सकता है तो अपने शहरों को भी घेरेंगे। सरकार बात मान ले वरना यहां से भागना पड़ेगा। सरकार को समझना चाहिए कि यह वैचारिक क्रांति है। दुनिया में कहीं भी वैचारिक क्रांति हुई तो वह परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव आने वाला है, सबकी निगाहें, बैठकें होगी, संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, पूरे देश के किसान उस पर काम करेंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, राजद के 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब गरजे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे तो दरवाजा खुला रहता था। आज नीतीश जी की दीवार और ऊंचा होता जा रहा है। नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्ता में वापस लौटे हैं। हम लोग ईडी सीबीआई से लड़ रहे थे, इसके बावजूद भी जनता ने हमें जनादेश दिया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने दबाव में आकर हमें हरवा दिया। आज पूरे देश इस सच्चाई को
जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कोरोना में समीक्षा बैठक नहीं कर रहे थे, बल्कि भिक्षा बैठक कर रहे थे। विभागों से टैक्स का हिसाब लिया जाता था। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारे साथ लड़े तो 70 पार किए थे, आज 2020 में 40 की संख्या में अटक गई है। आज बीजेपी और जेडीयू के बीच आग लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए और गठबंधन के बीच वोट का अंतर सिर्फ 12,000 रहा है। ये वोट सिर्फ माई समीकरण का ही नहीं था। इससे साबित होता है कि सभी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हम लोगों को वोट दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली से अपने आंखों का इलाज करके वापस लौटे थे। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है कि क्या बिहार में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं थे जिससे वे अपने आंखों का इलाज कर पाए। तेजस्वी यादव ने बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में आई कमी के बाद आज बिहार सरकार ने अनलॉक 4 का ऐलान करते हुए 7 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद खुद ट्वीट करके अनलॉक 4 में दी गई छूट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। अब टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 11वीं एवं 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन 50% बैठक की क्षमता के साथ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी सावधानी की जरूरत है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक होने वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें नसीहत दी है। जी हां, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह बात उन्हें पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, बजरंग दल और वीएचपी संघ प्रचारकों को भी समझाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मोहन भागवत ये विचार उन सभी को भी देंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अगर मोहन भागवत इन विचारों का पालन अपने शिष्यों से कराएंगे तो वे भी उनके प्रशंसक बन जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि आरएसएस ने हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी नफरत भर दी है कि उसे दूर करना आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर संघ द्वारा बौद्धिक प्रशिक्षणों में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया गया है वह निकालना आसान नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अपनी बातों पर अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पूरी तरीके से ईमानदार हैं तो वे बीजेपी में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्कालीन हटाने का निर्देश दें। इसकी शुरुआत पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से की जाए। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर तंज कसते हुए कहा कि वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख यानी कि मोहन भागवत की उस बात का समर्थन किया है कि हम सभी पहले भारतीय हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह बात पहले उन्हें अपने शिष्यों को समझानी होगी जो कई बार उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा है कि अगर किसी मुसलमान को किसी हिंदू द्वारा भारत छोड़ने को कहा जाता है तो वह हिंदू नहीं है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य तेल के काला होने तक उसमें समोसे, पकोड़े, जलेबी, मठूरा समेत अन्य व्यंजन तलकर खाने से सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना, गया, नालंदा सहित बिहार के कई जिलों के लोग बीमार पड़ रहे हैं। खबर के अनुसार अब ऐसा करने वाले होटल, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई होगी क्योंकि खाद्य तेल के काला होने तक इसमें व्यंजन बनाने से लोगों को हार्ट अटैक, गैस्ट्रिक और सीने में जलन जैसे कई तरह की बीमारियां हो रही है। इसी को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन तेलों की जांच को लेकर खाद्य तेल संरक्षण पदाधिकारियों को एक मशीन मुहैया कराया गया है। इस मशीन को खोलकर तेल में डालते ही पता चल जाएगा कि तेल खाद्य सामग्री बनाने लायक है या नहीं। अगर कोई होटल, रेस्टोरेंट और दुकान खाद्य तेल के काला होने तक उसमें व्यंजन बनाता है तो उस तेल की जांच की जाएगी। यह जांच में किसी प्रकार की दिक्कत दिखाई देती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेल को 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है। दोस्तों, बिहार में मचे सियासी बवाल के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। 2 दिवसीय कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव सुर्खियों में बने रहने के लिए 2-3 महीने में सरकार गिराने वाले बयान देते रहते हैं। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। बिहार की जनता के प्रति वे कितने गंभीर है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना
कोरोना संक्रमण के दौर में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहां थी? उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। 1-2 साल को छोड़ दे तो पिछले 15 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार रही है। हम सब ने मिलकर बिहार के विकास के लिए बेहतर कार्य किया है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कल अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के लिए कल का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं। कल पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कई सालों बाद लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेल से आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने पहली बार मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पार्टी के भविष्य और साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपनी बात रखी है। इंटरव्यू में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि वे राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे, तो बताया है कि एक नेता राजनीति से कभी भी रिटायर नहीं होता। मेरी राजनीति खेत खलिहानों से लेकर सामाजिक न्याय और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को उठाने की रही है। हम गरीबों के हक की लड़ाई के लिए पैदा हुए हैं। इस सवाल के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गांठ बांध लीजिए, जो भी चेहरा होगा वह तानाशाही, अहंकार और आत्ममग्नता से कोसों दूर होगा। पिछले 6 साल के शासन में यह तो तय हो गया है कि आत्म केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित शासन लोकतंत्र की जड़ों को कभी भी मजबूत नहीं कर सकता। इस सवाल के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह एक काल्पनिक सवाल है। साल 2015 में हमने नीतीश के साथ तमाम अंतर्विरोधियों को दरकिनार करके महागठबंधन की जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन नीतीश ने 2.25 साल बाद ही उस अभूतपूर्व जनादेश के साथ क्या किया, इसका गवाह पूरा देश है। राजनीति में सिद्धांत, विचार, नीति, नियति और रीढ़ का महत्व नीतीश खो चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के एक बार फिर से साथ आने की अटकलें लगाई जा रही है। इस पर शिवसेना ने कहा है कि हमारा रिश्ता भारत पाकिस्तान जैसा नहीं, बल्कि अभिनेता आमिर खान और किरण राव जैसा है। भाजपा के साथ वापसी की अटकलों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते की तुलना अभिनेता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते से कर दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों ने हाल ही में अपने तलाक की घोषणा की है, लेकिन दोस्ती रखेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा है कि हम भारत पाकिस्तान नहीं, बल्कि आमिर खान और किरण राव को देखिए, यह उसी तरीके का रिश्ता है जैसे बीजेपी और शिवसेना के राजनीतिक रास्ते अलग हैं, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। इससे पहले भाजपा नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना दुश्मन नहीं है। ऐसे में ये क्यास फिर से लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों पार्टियां फिर से एक साथ आने वाली है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी शिवसेना और भाजपा के फिर एक साथ आने की अटकलों पर विराम लगाया है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाजपा और शिवसेना दुश्मन नहीं है, यह 100% सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों पार्टियां गठबंधन कर रही है। दोस्तों, लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान का असली वारिस होने का हक जताने की कोशिश सोमवार को लड़ाई में तब्दील हो गई। बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस दोनों ने सोमवार को जयंती के बहाने यह जताने की कोशिश की है कि लोजपा की कुर्सी के असली हकदार वही है। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए चिराग पासवान पटना पहुंचे। हाईकोर्ट के पास ग्रिल बंद होने के कारण अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण न कर पाने से नाराज चिराग पासवान वहीं पर धरने पर बैठ गए। चिराग पासवान का कहना था कि उन्होंने इसकी जानकारी पहले से ही प्रशासन को दी थी, इसके बावजूद भी उन्हें रोका गया। जमुई सांसद चिराग पासवान के साथ समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जमा थे। कुछ देर वही बैठे रहने के बाद अंबेडकर मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर चिराग पासवान वैशाली के लिए रवाना हो गए, जहां उनके पिता रामविलास पासवान की जयंती मनाने के साथ आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। दोस्तों, पटना में हुए लाठीचार्ज के बाद शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिलने आरजेडी कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने बताया है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ही बड़ी उम्मीद है कि वे हमारी समस्या सुनेंगी। दरअसल कल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक संघ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के इको पार्क पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जब अभ्यर्थी नहीं माने तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई अभ्यर्थी को चोटें आई। महिला अभ्यर्थी को इस दौरान पीटा गया। वहीं 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना के पार्टी दफ्तर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राजद के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जब अभ्यर्थियों को इस कार्यक्रम की जानकारी हुई तो वह तेजस्वी यादव से मिलने पार्टी दफ्तर पहुंच गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि तेजस्वी यादव से उम्मीद है, इसलिए उनसे मिलने आए हैं। जब सत्ता
पक्ष ने हमारी बात नहीं सुनी, तब विपक्ष के पास आए हैं। यह उम्मीद है यहां हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। हम लोग कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और आज जब शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश की तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान महिलाओं को भी पीटा गया। अभ्यर्थियों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया है कि वे शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हैं। 2019 में उन्होंने ये एग्जाम पास की है। पूरे बिहार में मिडिल स्कूल में 30,000 सीटें हैं, जबकि 3523 अभ्यर्थी ही इस परीक्षा को पास किया है। यह सरकार कोर्ट से आदेश की अवहेलना कर रही है। कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दे दिया था। 3 सप्ताह में नियुक्ति की जानी थी, लेकिन आज नियुक्ति नहीं की गई। दोस्तों, बेगूसराय में बारिश की वजह से किसानों की परवल की खेती बर्बाद हो गई है। यह कर्ज लेकर और लीज पर लेकर दर्जनों किसानों ने सैकड़ों एकड़ में परवल की खेती की थी, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी परवल की खेती बर्बाद हो गई है। यह परवल की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। यह बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के कई पंचायतों में इस वक्त यही हाल है। यह किसानों का कहना है कि यहाँ का परवल न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी भेजा जाता है। 2 साल से कोरोना महामारी और फिर बारिश में किसानों का जो हाल हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ था। यह किसान अपने खेत के साथ साथ दूसरे के खेतों को लीज पर लेकर परवल की खेती की थी, लेकिन बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। फसल बर्बाद होने से कुछ बच्चों की पढ़ाई तो कुछ बच्चियों की शादी तक रुक गई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से सटे पटना सिटी में सोमवार को गंगा स्नान के दौरान नदी में डूबने से पिता और बेटे की मौत हो गई। घटना उमानाथ गंगा घाट की है। यह प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यानी कि देखने वालों की माने तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में पिता बेटे की डूबने से मौत हो गई। खबर मिलने तक प्रशासन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।